कहते हैं कानून तो सिर्फ बुरे लोगों के लिए होता है, अच्छे लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू किया है हमारा खास शो सत्य की विजय। यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। उमेश पाल मर्डर केस का मुख्य साजिशकर्ता और राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है, जहां उसे नैनी जेल में रखा गया है। अतीक का बेटा भी इसी जेल में बंद है। अतीक को उमेश पाल के अपहरण के केस में मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक के भाई को भी बरेली जेल से नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। दरअसल अतीक और अशरफ को पुलिस जिस केस में कोर्ट में पेश करने के लिए प्रयागराज लाई है, वो मामला 17 साल पुराना है। ये केस है राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण का। वहीं उमेश पाल जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई। उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि अतीक ने उसका अपहरण कर उसे टॉर्चर किया था। अब इसी मामले में कल पेशी है। आइए सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं। अतीक पर अपडेट यह है कि अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में लाया गया है। आज शाम को लाया गया। कल शाम को 5:45 बजे वो गुजरात की साबरमती जेल से निकला था और आज शाम को करीब इसी समय वो नैनी जेल पहुंच गया। अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली से नैनी की सेंट्रल जेल में लाया गया है। अशरफ जो है वो बरेली की जेल में बंद था। नैनी जेल में अतीक के लिए सीसीटीवी से लैस स्पेशल सेल तैयार की गई है। वहाँ पर स्पेशल जो सेल है वो तैयार की गई है और कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है। 28 मार्च को प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों की पेशी की जाएगी। ये एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है। उमेश पाल अपहरण के मामले में दोनों भाइयों की कल पेशी होगी, अशरफ की भी और अतीक अहमद की भी। उमेश पाल की पत्नी ने अतीक और उसके भाई के लिए फांसी की मांग की है, जिस पर ये मामला चल रहा है, जिसको लेकर मामला चल रहा है। ना गाड़ी पलटी, ना एनकाउंटर हुआ और बाहुबली को जेल तक आना पड़ा। अतीक अहमद को गुजरात से सुरक्षित नैनी जेल तक यूपी पुलिस ले आई। आज शाम करीब 5:30 बजे अतीक को लेकर पुलिस का काफिला नैनी जेल पहुंचा। रविवार की शाम करीब 6 बजे साबरमती से अतीक को लेकर के ये काफिला निकला था। इस तरह 1300 किलोमीटर की दूरी करीब 23 घंटे 30 मिनट में पूरी की। इस दौरान 4 राज्यों से काफिला गुजरा। आइए हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे अहमदाबाद से प्रयागराज पहुंचा ये काफिला। 23 घंटे 30 मिनट में ये काफिला निकला था। अहमदाबाद से 1300 किलोमीटर का सफ़र था। गुजरात से निकलकर राजस्थान में उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कोटा और कोटा से शिवपुरी पहुंचा मध्य प्रदेश में आज सवेरे तड़के। और उसके बाद झांसी में सुबह सुबह पहुंच गया उत्तर प्रदेश और वहां से चित्रकूट होता हुआ प्रयागराज पहुंचा है शाम को करीबन 5:30 बजे। ये 1300 किलोमीटर का सफ़र था अहमदाबाद से प्रयाग तक का, जिसमें 45 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के लगे हुए थे। साल 2021 में हत्या और अपहरण के मामले बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आइए आपको बताते हैं कि हत्या और अपहरण के मामले में टॉप 5 राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं। हत्या के मामले में टॉप 5 राज्य कौन से हैं, ये देख लेते हैं। एनसीआरबी के 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, 3717 मामले हैं। बिहार में 2799, महाराष्ट्र में 2330, मध्य प्रदेश में 2034 और पश्चिम बंगाल में 1884। देश में कुल 29,000 से ज़्यादा मामले हत्या के दर्ज हुए। अब अपहरण के मामले भी देख लेते हैं। यहाँ भी टॉप पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ 14,554, बिहार में 10,198, महाराष्ट्र में 10,502, मध्य प्रदेश में 9,511, पश्चिम बंगाल में 8,339 और कुल मिलाकर 1,01,707 मामले दर्ज हुए। योगी सरकार में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर डटे रहने वाली यूपी पुलिस का बदमाशों से आमना सामना जारी। पिछले 6 साल में पुलिस मुठभेड़ में कितने बदमाश मारे गए और कितनों की गिरफ्तारी हुई, ये भी एक बार देख लेते हैं। योगी सरकार का कानून राज क्या कहता है।
जहां मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं। 20 मार्च 2017 से 6 मार्च 2023 तक यानी पिछले 6 साल के बीच एनकाउंटर में 178 बदमाश मारे गए हैं। 178 23,000 से ज़्यादा बदमाशों की गिरफ्तारी है। ये योगी का कानून राज जिसे वो कहते हैं, उसमें 23,000 से ज़्यादा बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और 178 बदमाशों को मार दिया है। मुठभेड़ के दौरान 15 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान जो है वो गंवाई है। 15 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, यानी कि किस तरह से ये एनकाउंटर चलते हैं उसको आप समझते हैं। अतीक के दर्जनों शूटर्स के घरों पर लगातार कुछ हंगामा होता रहता है। उसको लेकर पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि क्या काम किया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से अतीक को साबरमती जेल से लेकर आया गया और फिर प्रयागराज की नैनी जेल तक पहुंचाया गया। 1300 किलोमीटर का ये सफ़र था जिसमें 4 राज्यों में ये गए हैं। 23 घंटे 30 मिनट लगे हैं। उत्तर प्रदेश की 45 पुलिसकर्मी इस काफिले में शामिल थे जो लगातार चलते रहे हैं। इस दौरान ये बार बार चर्चा हो रही थी कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं गाड़ी नहीं पलट जाए, लेकिन ना एनकाउंटर हुआ, ना गाड़ी पलटी और सुरक्षित तौर पर सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को नैनी जेल में पहुंचा दिया गया है, जहां हाई अलर्ट के रखा गया है। हाई सिक्योरिटी है बैरक में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो उनके सफ़र की तस्वीरें। पुलिस का काफिला जो है वो दिखाई दे रहा है अतीक अहमद को ले जाता हुआ। ये अतीक अहमद की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस की जो जेल वैन थी, स्पेशल जेल वैन, उसमें उसको रखा गया था और 23.5 घंटे का सफ़र पूरा किया गया। 1300 किलोमीटर का, गुजरात से लेकर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में। अतीक के दर्जनों शूटर्स के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। कई अवैध संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। ये संपत्तियां अतीक ने डर की बुनियाद पर खड़ी की थी, लेकिन आज वो खुद गुजरात से प्रयागराज डर के साये में पहुंचा है। कहा गया कि जो डर गया वो बच गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी राज में अपराधियों का डर बढ़ा है? अतीक अहमद पहुंचा प्रयागराज, क्या खत्म होगा आतंक का राज और कब पकड़ जाएंगे आखिर उमेश पाल के हत्यारे? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेता सांसद जिनको मानहानि के मामले में सांसद की जो सदस्यता थी वो छोड़नी पड़ी थी, अब उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है। उन्हें 22 अप्रैल तक ये राहुल को बंगला खाली करना होगा। हाउसिंग कमेटी ने उनको नोटिस जारी किया है। वो 12 तुगलक लेन में रहते हैं दिल्ली में। 23 मार्च को उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लोकसभा का कानून कहता है कि सदस्यता खत्म होने के बाद 1 महीने तक सदस्य उस घर में रह सकता है। यदि उसके बाद उनको ज़रूरत होगी तो वो जो उसका किराया होगा वो उन्हें देना होगा, जो प्राइवेट मार्केट के हिसाब से दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है राहुल गांधी को लेकर। अब हम चर्चा करते हैं अतीक के मसले पर। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिमिनल लॉयर उज्ज्वल निकम साहब मुंबई से, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय साहब, यूपी के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय साहब और दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलन राज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर, निकम साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। बॉम्बे में हमारे सारे मित्र विद्वान लोग हैं आज जो कानून को समझते हैं। आप लेकिन बड़ा नाम है उज्ज्वल निकम साहब का क्रिमिनल लॉयर के तौर पर। सर, किस तरह से आप इस पूरे केस को देख रहे हैं? ये केवल दहशत पैदा करने का मसला है, कानून राज बताने का मसला है, या केवल रुआब दिखाने का मसला है? देखिए, मैं आपकी टिप्पणी समझ सकता हूं, लेकिन अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसके खिलाफ फैसला आना है जी, उसके बारे में अगर वारंट निकलता है तो पुलिस की और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है जी, कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए। जी। देखिए, अतीक ने कल जैसे देखा मैंने कि साबरमती से जब निकल रहा था जी, तब उसने एक स्टेटमेंट दिया जी, कि कोर्ट के कंधे पे रखकर मुझे मारने की ये कोशिश जाए जी, और उसीलिए यूपी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनी थी कि जो उसने एक जो माहौल बनाया था, किस प्रकार का झूठा माहौल था जी, और इसलिए जो विकास दुबे का बार बार जिक्र किया जाता है इसके बारे में जी,
और उसको सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल बैठाया गया था, क्या वो सही एनकाउंटर है, क्या फर्जी एनकाउंटर है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने, रिटायर्ड जजेस ने राय दे दी कि भाई ये एक जेन्युइन एनकाउंटर था। जी। और इस बैकग्राउंड में जब अतीक को यहाँ लाया गया है प्रयागराज में, तो उसका मुझे लगता है कि कल या परसों उसका फैसला आने वाला है। जो किडनैपिंग की केस जी, कल ही वहां है। के कोर्ट में उसका फैसला है, कल है। तो मुझे लगता है कि ये कोई इसमें ये नहीं है, जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद आरोप थे, या साबित हो गया है। जी। एक कानून की प्रक्रिया थी, कानून की प्रक्रिया के तहत उसको प्रयागराज में लाया गया। जी। विभूति नारायण साहब, आप उत्तर प्रदेश में रहे हैं, बड़े पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आपका नाम भी बड़ा दमदार तरीके से लिया जाता है, लेकिन जो अतीक अहमद का केस है वो लंबे समय से चल रहा है। 100 से ज़्यादा मुकदमे रहे हैं। पुलिस तब भी थी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में, आज भी पुलिस है। क्या बदलाव आया है कि आज अतीक अहमद 100 केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में पेश होने के लिए हाजिर हुआ है और वो मामला ख़त्म होने पर है, उस पर फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, यही सबसे बड़ा अफसोस है कि 10 साल बाद किसी मुकदमे का फैसला आ रहा है। अतीक के खिलाफ 108 या इस तरह के कुछ नंबर है जो मैंने देखे अखबारों में, उसके खिलाफ केसेस हैं। हाँ। इनमें ज़्यादातर केसेस में वो बरी हो चुका है, गवाह हॉस्टाइल हो चुके हैं, वो छूट चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। तो हमारा जो एक जिसे आप कह सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम है, जो जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम, वो पूरी तरह से आप ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, मुझे शर्म नहीं लग रही कि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल अगर मुकदमे चलेंगे तो यही हश्र होगा। लेकिन इस शॉर्टकट की संस्कृति के मैं खिलाफ हूँ कि किसी अपराधी को पकड़ो और मार दो। जो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की संस्कृति बनी है, ये बुरी चीज़ है। पुलिस को आप जज का और एग्जीक्यूशनर का और जल्लाद का और सारा काम नहीं दे सकते। पुलिस का अपना काम है, पुलिस को करना चाहिए, बाकी अदालतों तक ले जाएं और अदालतें फैसला करें। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि अदालतों में कोई फैसला नहीं हो रहा, तो जनता इससे बड़ी खुश हो रही है कि वो सड़क पर फैसला हो गया। इसकी गाड़ी नहीं पलटी, लेकिन जिस तरह गाड़ी पलटना ही अपने आप में, ये जो मुहावरा है, ये असभ्य समाज का मुहावरा है। किसी सभ्य समाज में इस तरह का मुहावरा नहीं कहा जाता, लेकिन जो ये असभ्य समाज का मुहावरा है। और बहुत सारे आपने देखा होगा विधायक, मंत्री, पत्रकार ये बड़े मुस्कुरा के कह रहे थे कि गाड़ी तो पलट सकती है, क्योंकि एक बार गाड़ी कानपुर में पलटी थी। और वो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कमीशन बैठा जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, और उन्होंने उसको जेन्युइन करार दिया। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बहुत छोटे से मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पूरे देश ने देखा। बिल्कुल राव साहब, एक आदमी राय साहब, मैं केवल ये छोटा सा समझना चाहता हूं, आपने बहुत ठीक बात की है। वो केस जेन्युइन था कि नहीं था, लेकिन क्या आप एनकाउंटर्स को जेन्युइन मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बहुत बुरी चीज़ है और हमें तर्क देने की कोशिश की जाती है कि पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। गाड़ियों में मैकेनिकल फेलियर हो जाता है, गाड़ियां पलट जाती हैं। ये मैं देखिए 37 साल में पुलिस में रहा हूँ, 37 साल में IPS में रहा हूँ, और मुझे पता है कि इससे जघन्य कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप किसी आदमी को पकड़े, उसे मार दें। उसके लिए अदालती प्रक्रिया होनी चाहिए, और हमारी अदालतों को इस लायक बनाना होगा कि वो अपराधी का मुकदमा सुने और उनको सजा दे सके। ये अतीक अहमद का देखिए बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। 10-12 साल बाद एक मुकदमा आ रहा है। कल ये सबको आशा है, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर कल अदालत उसे सजा दे देगा, अदालत उसे दोषी करार दे। अपहरण का केस है, निकम साहब बेहतर बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है, लेकिन जो भी हो, 7 साल 10 साल आजीवन कारावास, उसे अदालत सजा दे। ये तो बहुत ही बुरा होता अगर उसको रास्ते में कहीं गाड़ी पलटा करके मार दिया जाता। मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक दिन होता उत्तर प्रदेश के लिए। हम बच गए उससे। ठीक है सर। एलन राव साहब, आप पुलिस में भी रहे हैं और आप लीगल मामलों की प्रैक्टिस भी करते हैं, बहस भी इसमें रखते हैं। मैं समझना चाहता हूं, जो विभूति नारायण जी ने कही वो बात बहुत वाजिब है कि एनकाउंटर्स पर और ये सब, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि केस 10 साल चलता है तो उसमें 80% जो जिम्मेदारी है वो तो पुलिस ऑफिसर्स की होती है। आप केस ऐसा बनाते हैं कि 10 साल या 20 साल भी आराम से चला सकते हैं। देखिए, जो विभूति नारायण जी ने कहा है वो
काफी कुछ सत्य है। मतलब मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ मैं भी हूं, लेकिन झूठे एनकाउंटर्स के खिलाफ हूं मैं। लेकिन सच्चे एनकाउंटर भी होते हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे के सारे झूठे होते हैं। बहुत से अपराधी गोलियां चलाते हैं पुलिस के ऊपर, और पुलिस को आत्मरक्षा में, उसको अपना आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है, और उसी अधिकार के क्षेत्र में अगर कोई एनकाउंटर होता है वो सही भी होता है। तो सारे एनकाउंटर्स अगर विभूति नारायण जी कहें कि झूठे होते हैं, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे साथ एक एनकाउंटर हुआ, 3 गोली मुझे लगी है, जेन्युइन एनकाउंटर 2:15 बजे चौराहे पर, दिल्ली के राजा गार्डन चौराहे पर हुआ था। और ऐसे और भी बहुत से दिल्ली में सच्चे एनकाउंटर हुए हैं जिनके बारे में हमारे पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे एनकाउंटर झूठे हैं। दूसरी बात जो आपने कही है वो ये है कि आपने कहा कि 10-10 साल 20-20 साल तक मुकदमे चलते हैं। वो ठीक है, ये हमारी कानूनी, मैं इत्तेफाक रखता हूँ विभूति नारायण जी से कि हमारे कानून की प्रक्रिया ऐसी है कि कई सालों साल लग जाते हैं। इस दौरान गवाहों को, या तो वो गवाह मर जाते हैं या गवाहों को विन ओवर कर लिया जाता है किसी न किसी तरीके से धमकाकर या दबाव डालकर, या गवाह इतने साल के बाद वो कहानी भूल जाते हैं, जो ज्ञान उन्होंने पुलिस को दिया वो भूल जाते हैं। और यही वजह है कि जितना लंबा केस होगा उसके बरी होने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसको पैरवी ठीक ढंग से नहीं करे तो मैं कहता हूँ 90% ऐसे केस 2-10 साल के बाद ट्रायल में जाएंगे, वो बरी हो जाएंगे। वो ही केस सजा होंगे जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर लगातार उसकी पैरवी करेगा, गवाहों को सुरक्षित रखेगा, हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन कानून है उसका पालन करेंगे, तो वो केस सजा भी हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए कि केसेस का डिस्पोजल जल्दी से जल्दी हो। अब मैं देख रहा हूं, मैं वकालत भी कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं केसेस में 6-6 महीने की डेट लगती है, 8-8 महीने की डेट लगती है केसेस में, और उन केसेस में भी 4-4 महीने की डेट लगती है जिसमें आदमी कस्टडी में है। तो उसमें देखना यह है कि अब अदालतों से पूछते हैं कि क्यों इतना लंबा टाइम दे रहे हैं, तो कहते हैं हमारे पास तो केसेस ज्यादा हैं। तो केसेस ज्यादा हैं तो जजेस की संख्या बढ़ाई जाए। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारे पास जजेस की संख्या कम है, दूसरी तरफ ये हम सब लोग कहते हैं कि हमारे पास बेरोजगारी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे वकील हैं या वो जजेस के लिए बनने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इतनी वैकेंसी उनको बढ़ा के अदालतें बढ़ाई जाए ताकि केसेस का डिस्पोजल जल्दी हो। जितना जल्दी फैसला होगा उतना जल्दी उसमें न्याय प्रक्रिया अच्छी तरह से मिलेगी और पब्लिक को सेटिस्फेक्शन होगी। जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय साहब हैं। उपाध्याय साहब लीगल बैटल की बैटल लड़ते हैं। ऐसे लोगों में से मैंने देखे अश्वनी जी जैसे बहुत कम लोग हैं जो कानून सिस्टम में, लीगल सिस्टम को सुधारने में ही लगे हुए हैं। सर, ये परेशानी लीगल सिस्टम की है पार्शियली और पुलिस की है? देखिए, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारी हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है जी। और वो उन अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है जो आज की डेट में ब्रिटेन में भी नहीं चलते जी। दुनिया के कितने देशों ने नार्को टेस्ट, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना लिया जी, लेकिन हमारे देश में नहीं बनाया जा रहा क्योंकि नेताओं की झूठ पकड़ में आ जाएगी जी। तो नेता अपने बचाने के चक्कर में मानवाधिकार की दुहाई देते हैं और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाते जी। जहां तक पुलिस चूंकि पूरी तरीके से सत्ता के गुलाम है, 1861 का कानून चल रहा है, तो पुलिस के रवैया में केवल इतना अंतर आया कि जो पहले अंग्रेजों की सारे पे नाचती थी, आज की डेट में सत्ता की सारे पे नाचती है जी। मैं उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं कि पहले आपको याद होगा, इसकी पहले वाली सरकार में यूपी में मुकदमे जब तक विधायक या सांसद फोन करके न कह दे तब तक एफआईआर ही नहीं लिखा जाता, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। तो जब एफआईआर ही नहीं लिखा जाएगा और बाय द वे लिख भी लिया किसी तरीके से मीडिया के दबाव में, उसके दबाव में, तो स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टिगेशन भी विधायक सांसद तय करेंगे जी। चार्जशीट कब फाइल करनी है और क्या फाइल करनी है, कौन सी धारा लगानी है, भी सांसद विधायक तय करेंगे जी। तो दुर्भाग्यवश हमारे देश में, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, हम सारी समस्याओं की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, हमारे एक अभी विभूति जी हैं, उनको कल्चर की भी दिक्कत है, लेकिन कभी भी पता नहीं पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की बात ही नहीं होती है। हम वर्ल्ड क्लास हाईवे बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि मिसाइल बना दिया 7,500 किलोमीटर पार करने वाली, हमारे वैज्ञानिकों ने 108 सैटेलाइट ऊपर छोड़ दिया। लेकिन जब हम कानून की बात करते हैं, जरा बेस्ट प्रैक्टिस उठा के देखो तो ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सिंगापुर की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अमेरिका की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो पता नहीं उसमें काम नहीं करना चाहते, जबकि कानून की कोई लागत नहीं आती। एयरपोर्ट, बाकी हर चीज की लागत आती है, लेकिन कानून की कोई लागत नहीं आती। लेकिन जहां लागत आती है वो काम होता है। क्यों? उससे 2 फायदा होता है। सड़क बनाने का 2 फायदा है, वोट का फायदा है, नोट का फायदा है। अगर 1 लाख करोड़ का ठेका हुआ तो 20,000 करोड़ वापस आ जाएगा, तो नोट भी मिला। दूसरा, हाईवे बन गया तो नोट भी मिला। तो जिन चीजों में वोट और नोट मिलता है वो सारे काम होते हैं।
लेकिन पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करने में ना वोट मिल रहा है ना नोट मिल रहा है, इसलिए पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म ठीक है। बहुत बहुत साफ बात की आपने। अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ विजय जी। मैंने 2016 में PIL फाइल किया जी। बहुत कम लोगों को जानकारी है। मैं आज आपके, मैं पिछले एक हफ्ते से टीवी पे आ नहीं रहा था, लेकिन आपके चैनल पे एक्सक्लूसिव बता दूं, ये मेरी ही PIL पे अतीक अहमद को यूपी से अहमदाबाद भेजा गया जी। वो मेरी ही याचिका है जी। और मैंने भी आपके असाइनमेंट को अपना वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भेजा, एक बार अपने चाहे तो आप उसको पढ़वा भी सकते हैं। जरूर जरूर। मैंने 2016 में PIL फाइल किया कि चूंकि सांसदों विधायकों को हर जगह VIP ट्रीटमेंट मिलता है, मंदिर उंदिर में मिलता है, एयरपोर्ट पे, रेलवे में, इनको कोर्ट में भी VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इनके लिए स्पेशल MLA MP कोर्ट बनना चाहिए जी। जस्टिस गगोई ने 2017 में स्पेशल MLA MP कोर्ट का ऑर्डर कर दिया पूरे देश में बनाने के लिए। तो 2018 में MLA MP कोर्ट बन गई। और मुझे इस बात की खुशी भी है, संतोष भी है कि 2018 में MLA MP कोर्ट बनने के बाद 2022 आते आते 200 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। चलिए, बहुत बधाई आपको इसके लिए तो बधाई बनती है अश्विनी जी। कल सुनवाई है एक मेरी PIL पे, जिसमें मैंने मांग किया है कि सजा याफ्ता व्यक्ति के पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने और चुनाव लड़ने, तीनों पे आजीवन कारावास होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन है, लेकिन पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी पे बन नहीं है। तो लालू यादव चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन लालू यादव चुनाव लड़ा सकते हैं। एक बड़ा दुर्भाग्य ये है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे विषयों पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, जो कुछ कर पा रहा हूं। आप तो कह रहे हैं कि अपने गले में खुद ही घंटी बांध लें। उज्जवल निकम साहब, आपसे समझना चाहता हूं, आप ऐसे शहर में जहां पर एनकाउंटर का तो एक बड़ा बोलबाला है, बड़े कई ऑफिसर्स हुए जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया, और वो एनकाउंटर्स कैसे होते हैं आप ये सब जानते हैं। ये एनकाउंटर्स की पॉलिटिक्स क्या है, थोड़ा सा ये समझाइए। और इस केस में क्या होगा, जो विभूति जी भी कह रहे थे कि बताएं कि कल क्या सजा हो सकती है, क्या होगा? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि कई एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी होते हैं जी, कई एनकाउंटर बिल्कुल जेन्युइन होते हैं जी। बंबई में 2008 के पहले भी जी ऐसे कई मामले हुए जिसके बड़े पुलिसकर्मी ऑफिसर्स के बारे में कहा गया, आरोप लगाया गया जी कि भाई इन्होंने भी गैंग के लिए काम किया था और दूसरे गैंगस्टर को खत्म किया जी। और बाकी के कई एनकाउंटर बंबई में ऐसे भी हुए कि जो जेन्युइन वाकई में हुए, जहां पुलिसकर्मी, पुलिस ऑफिसर भी इंजर्ड हुए थे। और जब ये माहौल बढ़ता था बंबई में, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी इस पर रोक लगा दी है जी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई ऐसे गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं कि जिसके मुताबिक अभी कोई उसमें फर्जी एनकाउंटर नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी एनकाउंटर होंगे वो जेन्युइन एनकाउंटर होंगे जी। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो एनकाउंटर के बारे में जो आरोप लगाए जाते हैं, कई बार तो झूठे आरोप आरोपी की तरफ से लग जाते हैं जी, ताकि डिमोरलाइज पुलिस फोर्स को किया जाए जी, डिस्करेज किया जाए। इसमें कोई शंका नहीं है कि ऐसे बंबई में हुए जी। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के बारे में कई झूठे भी आरोप लगाए गए, कई आरोप जो सही थे उसकी इंक्वायरी भी हुई, जिसमें वो दोषी पाए, उनको सजा भी हो गई है जी। अभी सवाल नंबर जो 2 पूछा गया है कि इसके बारे में, जो किडनैपिंग की केस के बारे में जो फैसला आने वाला है जी, उसके बारे में क्या होगा जी। देखिए, जिसने इसमें पूरे जो किडनैपिंग की केस थी, जो मेन गवाहदार, उसकी गवाही तो हो गई, फिर गवाही होने के बाद भी उसका मर्डर हो गया। मुझे मर्डर हो गया। तो मुझे इस बात का पता नहीं है कि वो मर्डर ट्रायल भी साथ में चल रहा है, क्या अलग तरह से उसकी ट्रायल अभी शुरू हो गई, कि उसका भी फैसला आने वाला है जी। अगर अभी तो ये किडनैपिंग का मामला है, सिर्फ किडनैपिंग का मामला चल रही है जी। सिर्फ अगर किडनैपिंग की केस चल रही है जी, तो किडनैपिंग फॉर व्हाट? किडनैपिंग फॉर रैंसम, किडनैपिंग फॉर विद इंटेंशन टू कमिट द मर्डर, ये भी बहुत आरोप है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या सबूत उसमें पेश हुए जी। तो इसके लिए सिंपल किडनैपिंग तो ये केस नहीं होगी जी। अश्विनी जी को जोड़ना चाहते हैं आप? ब्रेक पे जाना जी। निकम सर, तो मुझे इसके बारे में व्यक्तिगत स्वरूप में कोई जानकारी नहीं कि क्या अश्विनी जी को जोड़ना चाहते हैं इसमें क्या चाह रहे हैं। उसके खिलाफ 108 मुकदमे हैं। उन 108 में से जिसका मर्डर हुआ है उसी की किडनैपिंग का कल सजा आ रही है जी। वो तो है उमेश पाल के हाथ में जी। उमेश पाल को किडनैप किया था, फिर उमेश पाल ने FIR दर्ज कराया था, उसी का कल फैसला आ रहा है। दुर्भाग्यवश जब कल फैसला आ रहा है तो उमेश पाल नहीं है जी।
माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कांग्रेस की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की अहम बैठक चल रही है। एक समान विचारधारा वाले दलों की विपक्षी नेता इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें टीएमसी समेत राहुल और सोनिया गांधी भी शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष की एक बैठक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी के मसले को लेकर, अडानी के मसले को लेकर संसद में क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर बैठक चल रही है। सवेरे भी बैठक खड़गे की हुई थी पार्लियामेंट्री ऑफिस में, लेकिन इस समय खड़गे के आवास पर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही बैठक हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी और तमाम जो दूसरे दल हैं, समान विचारधारा वाले गैर बीजेपी दल, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसमें रणनीति तय की जा रही है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए। शिवसेना उद्धव नेता, एसपी के कई नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। अब चर्चा करते हैं हम अतीक वाले मसले की। हमारा एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उज्ज्वल निकम क्रिमिनल लॉयर हमारे साथ हैं, अश्वनी उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं, विभूति नारायण राय साहब हैं और एलन राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। राव साहब, एक बात समझना चाहता हूं, जो बात एनकाउंटर को लेकर हो रही थी, फर्जी एनकाउंटर और असली एनकाउंटर की बात हुई, जेन्युइन एनकाउंटर की, एक बात समझाइए। मैं तो कम समझता हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एनकाउंटर की ज़रूरत पड़े तो अपराधी को मारने की बजाय उसे भागने से बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो भागने से बचाने के लिए उसकी गोली मार के हत्या करना, हत्या करके तो अपराध से बचाते नहीं हैं हम लोग। देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट कर दूं, एनकाउंटर किए नहीं जाते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं। बड़ा फर्क है इन दोनों में। एनकाउंटर का क्या मतलब है? एनकाउंटर कोई भी किसी, आप उपाध्याय जी बताएंगे मुझे, तो किसी क्या क्रिमिनल डिस्क्रिमिनरी में कोई एनकाउंटर का वर्ड है? हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में कोई एनकाउंटर का जिक्र नहीं है। एनकाउंटर का मतलब है कि कोई भी आदमी, नॉट ओनली विद द पुलिस, किसी भी पब्लिक के आदमी के ऊपर उन परिस्थितियों में जो दफा 100 आईपीसी में बताई गई हैं, उन परिस्थितियों में कोई आदमी अटैक करता है या उन परिस्थितियां हो जाती हैं, तो उस नॉट ओनली पुलिस, पब्लिक के आदमी को भी उस आदमी को मारने का राइट दिया हुआ है कानून ने। तो यहाँ पर जो बात कही जाती है कि एनकाउंटर कर दिया गया, करा नहीं जाता है, बिकॉज पुलिस के ऊपर अटैक किया तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाएगी, और उस गोली चलने से जरूरी नहीं है कि वो आदमी मरे। आपने कई बार दिल्ली में देखा होगा, टांग पे गोली लगती है, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उस आदमी को डिसेबल कर दिया जाए, ताकि वो ऐसी जगह पे ना, वाइटल जगह पे मारा जाए, या मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, मिनिमम गोली। मान लो किसी को टांग में गोली मार दी, अगर वो अटैक कर रहा है तो उसको हमारी तरफ आते वक्त उसको रोक दिया जाएगा, और एक बार गोली लगेगी तो आदमी डिस्करेज हो जाएगा। तो कभी भी इस इंटेंशन से गोली नहीं चलानी चाहिए कि उसको मारना है, सिर्फ इस इंटेंशन से गोली चलानी है, उसको उस एक स्टेट में, बचाना है। यूपी जैसी स्टेट में 178 लोग बदमाश जो है एनकाउंटर में मारे जाएं, और आप कह रहे हैं कि डिसेबल्ड करने की कोशिश करती है पुलिस। और इसको दूसरे तरीके से समझाइए सर मुझे एक चीज़, कि आपके पूरे लाइफ में, पुलिस के करियर में, एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को आप सजा सुनाते हैं, मतलब इंक्वायरी करते हैं, या मेडल दिलवाते हैं? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, मैंने खुद उसमें करियर में करीब 18 एनकाउंटर मैंने खुद अपने फेस किए हैं। मैंने किए नहीं, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, एनकाउंटर मैंने किए नहीं, लेकिन फेस किए हैं। जो मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैंने किया, और उनमें मेरे को 2 बार मेडल मिला, पुलिस मेडल मिला, गैलेंट्री मेडल मिला। लेकिन ऐसे केसेस में जो दुर्दांत अपराधी या उग्रवादी, मेरे मैक्सिमम केसेस उग्रवादी और इंटरस्टेट गैंगस्टर्स के हैं, उन लोगों को अगर अटैक पकड़ने में, या वो अटैक कर रहे हैं उसमें अगर गोली चल जाती है, तो देखिए हम भी तो इंसान है, गोली चलेगी तो गोली ये तो नहीं देखती है कि वो निशाना कहाँ पे मारा है, तो कहीं लग गया उस पर, वो मर भी गया। तो ऐसे केसेस में 18 में सारे आदमी तो नहीं मरे, हमारे में भी कुछ लोग मरे हैं, कुछ इंजर्ड भी हुए हैं, कुछ बच भी गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे मरे, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पर देखा जाता है कि क्या कोई राजनीतिक कोई डायरेक्शन होती है क्या कोई पुलिस को, तो जहां स्टेट्स में पॉसिबिलिटी है कि राजनीति के प्रेरित होकर पुलिस ऑफिसर्स कुछ काम करें, लेकिन दिल्ली के बारे में बड़ा क्लियर बता दूं, यहाँ पर दिल्ली में कोई भी एनकाउंटर किसी की राजनीति के कहने से नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव में किया जाता है।
तो ये वाला एनकाउंटरिंग थ्योरी जो बता रहे हैं कि कोई भी की जानबूझ के किया जाता है, ऐसा मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। तो कोई भी एनकाउंटर प्लान्ड नहीं होता है। ठीक है विभूति जी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से विभूति जी, लेकिन हाँ कई एनकाउंटर्स देखे गए हैं जो कि विवादित रहे हैं। और मैं और बता दूं, दिल्ली में कई एनकाउंटर्स में इंक्वायरी हुई है और पुलिस ऑफिसर को सजा भी हुई है। कई एनकाउंटर्स में आपने बड़ा चर्चित केस सुना होगा सीपी शूटआउट में, वो हमारे 10 दामाद पुलिस ऑफिसर थे, उनसे गलती हो गई थी और उसकी वजह से उनको पूरी उम्र मतलब 20-22 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बचा भी लेता है। अगर झूठा एनकाउंटर है, साबित हो गया है, इंक्वायरी होती है उसमें, तो वहां पर कई पुलिस ऑफिसर्स को जुर्माना देना पड़ा है, कई बार उनको कंपनसेट करना पड़ा है, कई बार और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी इंक्वायरी हुई है। तो ये दोनों बातें पक्ष होती है, सच्चाई भी होती है और झूठ भी होता है। ठीक है, वो तो दोनों बातें होती हैं हर चीज में, लेकिन क्या ज्यादा होता है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। विभूति जी, दो बातें समझाइए। एक, जब आप मेडल देंगे एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर को, तो एनकाउंटर को बढ़ावा मिलेगा या कम करेंगे? और दूसरी बात, जब आप कहेंगे कि गलती हो जाती है तो उसकी इंक्वायरी भी होती है, तो फर्जी को गलती बोलते हैं या गलती को गलती बोलते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि सारे एनकाउंटर फर्जी होते हैं। सारे की कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा ये मानना है कि एनकाउंटर्स में बहुत बड़ी तादाद बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो डाउटफुल है जी। अभी दिल्ली पुलिस की बात हो रही थी, पहले तो थोड़ा कंट्राडिक्टरी बात हो गई। पहले तो कहा गया दिल्ली पुलिस के सारे एनकाउंटर जेन्युइन होते हैं, फिर बताया गया नहीं, कुछ लोग जेल भी गए। मैं दिल्ली के बगल में गाजियाबाद में एसपी रहा हूँ, मुझे पता है दिल्ली पुलिस के एनकाउंटरों में भी बहुत सारे फर्जी थे और उसमें बहुत सारे लोग जेल गए। और वो सारे लोग दिल्ली पुलिस या किसी पुलिस का मसला नहीं है, जाते थे, अपने सीने पे तमाम तमगे लगा के घूमते थे। हाँ, किसी पुलिस का नहीं। उत्तर प्रदेश में भी यही होता रहा है। तो देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर हमारी नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी मशीनरी है वो फेल हो जाती है, पुलिस प्रोफेशनली अपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, अदालतें अपना काम नहीं कर रही हैं, एक मुकदमे 20-20 साल तक चल रहे हैं, तो जनता का धैर्य चुक जाता है। फिर जो सबसे शर्मनाक बात होती है कि जनता पुलिस की हिंसा को स्वीकृति देने लगती है। अभी देखिए, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, हैदराबाद में क्या हुआ, एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसमें 4 लोग पकड़े गए। बहुत अच्छा काम हैदराबाद पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन उन 4 लोगों को जेल से निकाल के मार दिया गया। और मारने के बाद उनकी कितना उनके ऊपर फूल बरसाए गए, कितना सम्मान किया गया। तो ये शर्मनाक बात है। देखिए, सभ्य समाजों में ये सब नहीं होता। ये सिर्फ असभ्य समाज करते हैं जो इत्तेफाक से हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं देखिए 93-94 में कश्मीर की लड़ाई में रह चुका हूँ और कई ऐसे मौके आए जिसमें मुझे लगता था कि अब घर नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे मन में कभी ये इच्छा नहीं पैदा हुई कि नहीं मैं कुछ निर्दोष लोगों को मार दूँ। तो ये तो आप हमें इसमें बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं, बड़ा जुडिशियस होना पड़ेगा। और मनुष्य की जान बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी कीमती होती है और वो दोबारा नहीं मिलने वाली है। प्रोसेस ऑफ लॉ ही लिया जा सकता है। गैर कानूनी तरीके से किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए किसी मनुष्य की जान ले ले। वो दुर्भाग्य से देखिए, अब जो कानपुर वाला कांड हुआ है उसे क्या बताया जाए, उसमें उसे कैसे जस्टिफाई किया जाए, बड़ा मुश्किल है। जिसमें वो मारा गया था बिकरू वाला। जी अश्विनी जी, आपने इतनी लड़ाई लड़ी है कानूनों को सुधारने की, इस पर भी कुछ काम किया कि एनकाउंटर्स को क्या किया जाए, रोका जाए, बढ़ाया जाए, मेडल दिए जाए, इंक्वायरी की जाए? नहीं, देखिए विजय जी, हमारे वेद पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं वो लाखों साल के अनुभव के बाद लिखी हैं। मैं 3-4 आपको कोट कहता हूं जो कहीं कहीं से आया है। भय बिन होय न प्रीत, ये लिखा हुआ है। सठे साठ्यम समाचरित, विदुर जी ने बोला था। अब उसको आजकल हम लोग हिंदी में कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है। अब कुछ लोगों को कहते भाई अंग्रेज क्यों छोड़ के भागे? आपको क्या लगता है केवल गांधी जो छड़ी लेके घूम रहे थे और केवल उसकी वजह से अंग्रेज चले गए थे? ऐसे नहीं था। अंग्रेज तब भागे जब आजाद हिंद फौज बन गई, उनको मारना काटना शुरू कर दिया तब। ठीक। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है, आज की डेट में मैं बिल्कुल सहमत हूं, विभूति जी से भी सहमत हूं, अपने तीनों पैनलिस्ट से सहमत हूं। पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, न्यायिक व्यवस्था सड़ गई है। मैं तो कह रहा हूं सड़ चुकी है, न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन ह्यूमन राइट की चिंता केवल बलात्कारी की, माफिया की और केवल गुंडों की क्यों होनी चाहिए? अरे ह्यूमन राइट की चिंता उसकी भी होनी चाहिए जिसका इन माफियाओं ने जगह कब्जा किया हुआ है। ह्यूमन राइट की चिंता
उमेश पाल की बीबी की करना चाहिए या इनकी करना चाहिए जी। अब हमें तय करना पड़ेगा, हम उमेश पाल के साथ खड़े हैं या उन हजारों लोगों के लेकिन साथ खड़े हैं। ये भी तो है अश्वनी जी कि उमेश पाल की बीवी की यदि हम चिंता नहीं कर सकते तो अतीक अहमद को या किसी भी को एनकाउंटर तो नहीं कर सकते ना। आपने उसको नहीं बचा पाए तो आप दूसरे का एनकाउंटर कर देंगे। नहीं, मैं इनकाउंटर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं बार बार तो कह रहा हूं, मैंने 1860 के इंडियन पिनल कोड को बदलने के लिए मैं तो हर साल अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूं जी। हर साल होली के दिन मैं 1950 के बने हुए सारे कानूनों की होली जलाता हूं जी। ये अंग्रेज चले गए, हम क्यों अंग्रेजों को लेके बैठे हैं? हम क्यों नहीं बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे? अमेरिका से आईफोन खरीद सकते हैं तो अमेरिका का पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? और एक बात बड़ी ईमानदारी से बताऊं विजय जी, मात्र 25,000 करोड़ रुपए चाहिए, मात्र 25,000 करोड़ जी, जो कि एक एयरपोर्ट की लागत होती है जी। एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ रुपए खर्च होता है और मुश्किल से 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है जी। सरकारें अगर यहाँ 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे, भारत का पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो जाएगा। लेकिन केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा सफेद पोस्ट फंसेंगे, नेता ही फंसेंगे, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक फंसेंगे। इसीलिए अभी तो सबसे बड़ी मिर्ची लग गई है जो हमने एमएलए-एमपी कोर्ट बनवा दिया। मैं तो लाखों हजारों लोगों की किरकिरी बन गया हूं इस एमएलए-एमपी कोर्ट के चक्कर में। सारे हमको ढूंढ रहे हैं कि जो हमारा मुकदमा 50 साल चलता है, 1 साल के अंदर डिसाइड करवा रहा है, ये बंदा है कौन? जी, खत्म करवा रहे। निकम साहब, फिर बात आई, अश्वनी जी ने भी बड़ी बात कही कि भाई नेताओं और सफेद पोश अपने को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई इस चर्चा के दौरान कि गोली जो है पुलिस की, उसको थोड़ी पता होता है कि कहाँ लगेगी, किसको मारेंगे। क्या पुलिस की गोली ऐसी होती है? हमने ऐसे ही पुलिस ऑफिसर्स तैयार किए जिनकी गोली का पता नहीं होता कि वो कहाँ लगेगी। नहीं, देखिए, वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए कि एनकाउंटर आखिर क्यों होते। जी, झूठा सच्चा एनकाउंटर ये बात छोड़ दीजिए जी, हाँ, लेकिन अहम सवाल तो एनकाउंटर क्यों होते। जी, मैं मानता हूं कि हमारी जो न्यायपालिका की सिस्टम है जी, उससे पूरी तरह से न्याय मिलता है क्या? जी। और जब न्याय नहीं मिलता है, जी, जिस अभियुक्तों के खिलाफ संगीन आरोप है, अगर उसकी रिहाई होती है तो उसका एक सोशल स्टेटस भी बढ़ता है जी, और उसे पॉलिटिकली भी ये कहा जाता है कि वो इनोसेंट है, कोर्ट ने छोड़ दिया गया जी, और उसका इतना हौसला बुलंद हो जाता है कि तुरंत सेकंड क्राइम करने पर तोड़ पड़ता है। जी। मैं हमेशा, जब मैंने 93 की बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस चलाई थी, तो मुझे दुर्भाग्य से आज ये कहना पड़ता है कि उसको 12-13 साल लग गए आखिर में। और इतना ही नहीं, इसके लिए उसके बाद में जो मैंने कसाब की ट्रायल चलाई, उस टाइम में मेरे पर भारी ये मेंटल प्रेशर था कि ये ट्रायल 1 साल के अंदर कैसे खत्म की जाए। जी। इसलिए देखिए, कानून ने और ये कसाब के ट्रायल में मैंने 200-300 विटनेस के एविडेंस जो ऑन एफिडेविट ले लिए जी, और उसको डिफेंस को कॉल आउट किया कि भाई तुम क्रॉस करो जिसको क्रॉस करना चाहिए। जी। देखिए, ट्रायल जब जिस अभियुक्त के खिलाफ संगीन आरोप है उसकी ट्रायल तो जल्द से जल्द चलनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो गवाहदार है वो मोड़ नहीं जाए, इसलिए पुलिस कर्मियों को सावधानी बरतनी होगी और कोर्ट पे एक मॉरल प्रेशर रहना चाहिए, कि सोशल मॉरल प्रेशर भी रहना चाहिए कि ट्रायल आखिर फैसला आना जरूरी है। ठीक है, मैं ये बात जरूर मानता हूं कि एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर का बुरा नतीजा होता है। जी, एनकाउंटर, ये मैं नहीं कहूंगा कि सभी एनकाउंटर झूठे रहते, जी, लेकिन कई बार ऐसे हो गए हैं जो बंबई में हुए थे और कई बार हमारे देश में भी होते, जिसके बारे में, पुलिस के बारे में कई बार डाउट क्रिएट किया जाता है और उसके पुलिस कर्मी का भी हौसला ये हो जाता है। तो मुझे लगता है इसके लिए अभी जुडिशियल इंक्वायरी होती है। हर कोई एनकाउंटर जेन्युइन है कि नहीं है, इसके बारे में जुडिशियल इंक्वायरी होती है। आज तो पुलिस स्टेशन में भी सीसीटीवी लगने लगे और इसीलिए कई बार तो दिक्कतें बढ़ती है, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ मेंटेन होना चाहिए। जी, ये महत्वपूर्ण बात है ना, रूल ऑफ लॉ की बात है ना सर, बात रूल ऑफ लॉ की है। दूसरा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कई बार होता है कि जो अपराधी है वो छूटने की उस पर आ जाता है, या मामला ऐसा होता है लंबे समय तक चल रहा है और एक प्रेशर बनता है। आप मुझे बताइए, क्योंकि फिर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने क्रिमिनल केसेस को बहुत देखा है, क्या कोई पुलिस ऑफिसर इस वजह से, बहुत बारीक से, बहुत ठोस तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कोई पुलिस ऑफिसर इस वजह से एनकाउंटर करता है कि उसे लगता है कि ये अपराधी छूट गया तो फिर गड़बड़ होगी? ईमानदारी से बताइए मुझे ये बात।
एनकाउंटर क्या इसलिए करता है? देखिए, मैंने ये बात जरूर मैं कहूंगा, आपसे बिल्कुल सहमत हूं मैं इससे जी। तो ऐसा पुलिसकर्मी कभी नहीं सोचता है। तो जी देखिए, अगर ये बात भी हम मान ले कि एनकाउंटर जो झूठा रहता है जी उसमें पुलिस ऑफिसर खुद के ऑर्डर से नहीं करता है एनकाउंटर, जी तो उसको ऊपर से डायरेक्शन मिलते हैं कि एनकाउंटर करो भाई। जी और ये पहले आमतौर पर होता था जी लेकिन अभी पॉलिटिकल पैट्रोनेज एनकाउंटर के लिए नहीं बनता है। जी। देखिए, आजकल ये ऐसे चेक्स एंड काउंटर चेक हो गए। ये पहले की जमाने की जो बात आप बता रहे हैं ना, उस टाइम में होता था जी पॉलिटिकल सपोर्ट था, लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट किसी एनकाउंटर को करता है। जो भी एनकाउंटर आजकल हो रहे हैं मेरे हिसाब से तो जेन्युइन एनकाउंटर्स है। जी। राव साहब मुझे फिर से समझाइए, मैं जेन्युइन और फर्जी में जा ही नहीं रहा, मैं फिर से समझना चाहता हूं कि एनकाउंटर की जरूरत क्यों है और क्या, मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं, आप माफ कीजिएगा। मैं समझता हूं कि यदि आप किसी अपराधी को या किसी अपराध को बचाना चाहते हैं तो एनकाउंटर करते हैं। ये मेरा आरोप समझ लीजिए या मेरी सोच समझ लीजिए। देखिए, एनकाउंटर जब भी, क्योंकि एनकाउंटर से आप नतीजे पर तो नहीं पहुंचते ना। नहीं, एनकाउंटर से कोई ऐसा नतीजा नहीं मिलता है कि इसको मारना है या करना है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जी। देखिए, अपराधी का कैटेगरी भी देखिए, अपराधी कितने लोगों ने कितने अपराध, हमने एनकाउंटर की फिगर तो ले लिए है, लेकिन ये फिगर कहीं ली है कि कितने दुर्दांत अपराधियों ने कितने पुलिस वालों को मारा है जी। ये कोई फिगर नहीं ले रहे थे। वो पुलिस वाले भी तो आखिर इंसान है ना। तो कोई भी आदमी जो सर्विस करने आता है, पुलिस ऑफिसर की सर्विस करता है, तो वो अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाता है, ये बहुत इजी है कि हम कमरे में बैठकर एसी रूम में बैठकर ये चर्चाएं कर लेते हैं, लेकिन जब आप मैदान में जाकर किसी दुर्दांत अपराधी के साथ में मुकाबला करते हैं तब पता लगता है कि कहां पर कितना खौफ होता है उस आदमी का। जी। मैंने फेस किया उन क्रिमिनल्स की गोली का चलने का महसूस किया है कि ये कभी भी कोई मर सकता है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर जब भी कोई ऐसे होते हैं तो वो जब ऐसे माहौल बन जाता है कि कोई अपराधी उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो डेफिनेटली वो पुलिस ऑफिसर को अपना आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है और वही एक एनकाउंटर का रूप हो जाता है। सभी एनकाउंटर झूठे नहीं होते और सभी एनकाउंटर सच्चे भी नहीं होते, ये बात भी तय है। लेकिन हाँ, किसी दुर्दांत अपराधी को अगर ऐसे एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसमें पब्लिक भी बड़ी खुश होती है। ये मैं आपको बता दें, हैदराबाद का वो है, तो उसको आप सही समझ रहे हैं, उसको आप सही समझ रहे हैं। नहीं, सही तो साबित हो गया है ना, इंक्वायरी कमिशन में साबित हो गया। और कोई उसको क्रिटिसाइज करे तो कमीशन को क्रिटिसाइज करे, वो तो इंक्वायरी हुई और उसके बाद नहीं, उसका तो नहीं। राव साहब एक बात समझाइए, क्योंकि आप दोनों विषयों में विद्वान हैं, कानून में भी और पुलिस में भी। कानून में ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई बड़ा से बड़ा अपराधी है जिसने हत्या कर दी है, समझिए आपके सामने विजय त्रिवेदी की हत्या कर दी, तो राव साहब उसको गोली मार देंगे, ये अधिकार दिया है? नहीं, मैं मारूंगा नहीं विजय जी, क्यों मारूंगा? मैं कानून के दायरे में रहते हुए काम करूंगा। नहीं, आप कह रहे हो ना कि पुलिस ऑफिसर्स पर मेरे पे अटैक करेंगे, विजय जी मेरे पे अटैक करेंगे तो मैं अपनी आत्मरक्षा में जितना मेरे को मिनिमम बल इस्तेमाल करने का राइट है वो मैं करूंगा जी। उस मिनिमम बल को इस्तेमाल करते वक्त अगर विजय जी को गोली कहीं ऐसी जगह लग गई जो भगवान ना करे कुछ ऐसा हो गया, तो वो उसमें वो कानून रक्षा करता है हमारी। ये रिवॉल्वर से पहले कितने दिन ट्रेनिंग करवाते हैं आप कि वो गोली सही जगह लगे? ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है, हर रैंक के हिसाब से उसका पीरियड होता है। 1 साल किसी कांस्टेबल का 1 साल होता है, सब इंस्पेक्टर का 1 साल होता है, आईपीएस का 2 साल होता है। सबको वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको टेस्ट दिया जाता है कि यस उसने ठीक से ट्रेनिंग ली या नहीं ली। उसको फायरिंग का टेस्ट होता है। और कई पुलिस ऑफिसर्स आपकी बात से सर ऐसा लगा कि निशानेबाजी में कमजोर होते हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनकी गोली का पता नहीं होता कहाँ लगनी है। नहीं है। मैं विजय जी मैं एक बता दूं, जब एनकाउंटर होता है, गोलियां चलती है ना, तो सच्चाई ये है कि कोई किसी को ये नहीं देखता ये गोली कहाँ मारनी है क्या नहीं होता। गोली चलेगी क्योंकि अपने आप को बचाना है। ठीक है, इसलिए होता है। तो कोई भी ऐसा कोई ये नहीं कह सकता कि वो ठीक है। अश्वनी जी फाइनल कमेंट छोटा सा जी। नहीं विजय जी, ये जो इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, पहली बात वो कंचा नहीं होता जी, और दूसरा वो जो गोली चलती है वो कोई शूटिंग रेंज में नहीं होती जहाँ प्लांट में लोग खड़े होके केवल शूट करना है जी। वहाँ भागम भाग होती है, जान बचा के भाग रहे होते हैं जी। एक तरफ से हमला हो रहा होता है, पुलिस वाले बेचारे भाग रहे होते हैं जी जी। तो भागते समय ये थोड़ी देखेंगे कहाँ केवल पैर में लगी, अल्टीमेटली उनको ट्रिगर दबाना है। कोई शूटिंग रेंज में थोड़ी गोलीबारी हो रही है जहाँ प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है विभूति जी, ये बेचारे पुलिस वालों पर कुछ बोलेंगे आप? लास्ट कमेंट।
देखिए पिछले 4-6 सालों में उत्तर प्रदेश में कई 100 लोगों को एक ही जगह गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। यानी पुलिस ने जज का और एग्जीक्यूशनर दोनों का काम किया है। अदालत में पेश करने के पहले उन्हें एक खास जगह गोली मारी गई है। देखिए मैंने बहुत चांदबारियां खुद भी की हैं और चांदबारी ग्राउंड में जाकर के मैंने सुपरवाइज किया है। अब मुझे कभी अपने जवान इतने अच्छे निशानेबाज नहीं मिले कि वो एक ही जगह पैर पे गोली मार दें, और उस आदमी को जो गिरफ्तार होकर के अब तो अदालत जाना है, उसके पहले उसे गोली मारी जा रही। तो देखिए ये एक बड़ी जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसी गाथा है जिसे ना दोहराया जाए तो अच्छा है। ठीक है निकम साहब, फाइनल कमेंट आपका भी थोड़ा सा सुन लें। देखिए मैं इस वाद में नहीं गिरना चाहता हूँ कि एनकाउंटर फर्जी है या सही है, नहीं उसको छोड़ दिया हमने। ये हमारी क्रिमिनल सिस्टम में थोड़ा सुधार लाना बहुत जरूरी बात है जी। आज ये हम एनकाउंटर की बात क्यों कर रहे हैं, तो मतलब है कि क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में आज भी अश्विनी जी है, अभी अश्विनी कोई कदम उठा रहे जी। मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े जो संगीन मामले रहते हैं कि जिसका सोसाइटी पर डायरेक्ट इफेक्ट गिरता है जी। लोगों को एक आशंका रहती है कि भाई ये सोशल क्राइम है, इसका जल्दी फैसला होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अबव बोर्ड होना चाहिए, वो नहीं होता है। और इसलिए कई बार तो ऐसा है फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के। मैं तो अभी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बड़े बड़े मामले में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े मामले में देखता हूँ कि फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन इज वन ऑफ द रीजन टू इनवाइट सच टाइप ऑफ एनकाउंटर्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी विद्वानों का कि अश्विनी जी, राव साहब, राज साहब, उज्जवल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या योगी राज में अपराधियों का डर बढ़ा है। इस पर 56% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 44% लोग इसके पक्ष में नहीं। अपराध को कई बार पर्दे पर उतारा गया है। आज विश्व रंगमंच दिवस है, ऐसे में हम आपको एक फिल्म का संवाद दिखाते हैं जो पुलिस और अपराधी के बीच है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार और देखिए इस फिल्म के संवाद को।